वेलकम टू ज्योग्राफिया। इसमें हम लोग कवर करेंगे इरोजनल सर्फेसेस। तो ये हम लोग का सिलेबस जो है यूपीएससी का ऑप्शनल का ज्योग्राफी का, उसमें इरोजनल सर्फेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इरोजनल सर्फेस क्या होते हैं? दे आर प्लेन टोपोग्राफिकल सर्फेसेस होते हैं जो तो ये प्लेन टोपोग्राफिकल सर्फेसेस होते हैं, ये अंडुलेटिंग ग्राउंड सर्फेस होते हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ लो रिलीफ रिमनेंट होते हैं जो ओल्डर रॉक से या ओल्डर सर्फेस से बिलोंग करते हैं। तो वो करेंट फॉर्मेशंस नहीं होते, रादर दे आर रिमनेंट ऑफ द ओल्डर फॉर्मेशंस। और ये जो फॉर्मेशंस होते हैं, ये प्लेन टोपोग्राफिकल सरफेस फॉर्म में आता है। इट इज़ ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ डिनोडेशनल प्रोसेसेस जो ऑपरेट करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी एक सरफेस के ऊपर। तो डिनोडेशनल प्रोसेस क्या होता है? कोई एक लैंड रिलीफ होता है, अगर कोई एक लैंड रिलीफ है उस पर कंटिन्यूसली क्या होता है कि जो इरोजनल प्रोसेस हैं, डिनोडेशनल प्रोसेस होते हैं, ये कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। और ओवर द टाइम क्या होता है कि एक प्लेन के फॉर्म में तब्दील हो जाता है। और उसमें कुछ रिलिक्स होते हैं या रिमनेंट फॉर्म होते हैं जो ओल्डर रॉक स्ट्रक्चर, जो इनिशियल रॉक स्ट्रक्चर था, उसके रिमनेंट होते हैं। ओवरऑल एक प्लेन डेवलप हो जाता है, उसमें कुछ रिलीफ्स पाए जाते हैं, रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं, रिमनेंट रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं। तो ये सरफेस बनता है, उसे बोलते हैं इरोजनल सरफेस। तो इरोजनल सरफेस क्या होता है? इट इज़ अ प्लेन टोपोग्राफिकल सरफेस हैविंग अंडुलेटिंग ग्राउंड सरफेस एंड रिमनेंट लो रिलीफ्स कास्ड बाय डायनेमिक व्हील्स ऑफ द डिनोडेशनल प्रोसेस। और ये क्या होते हैं कि ये जो इरोजनल सरफेस होते हैं, दे कट अक्रॉस द जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। तो अगर कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इस टाइप की है कि वहाँ पर फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है और फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, तो इरोजनल प्रोसेस क्या करते हैं कि इसको इरोज करते करते कुछ ऐसा फॉर्मेशंस बनाएंगे जो कट अक्रॉस करेंगे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। तो ये कोई जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स या फॉर्मेशंस की के कंकॉर्डेंट नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है, दे गो डिसकॉर्डेंट। इनके इरोजनल प्रोसेस से क्या होते हैं कि हमको जो एसिमेट्री होती है डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स में, वो दिखाई देने लगती है। तो इरोजनल सरफेस ये होते हैं कि एक प्लेन टोपोग्राफिकल सरफेस होते हैं जो अंडुलेटिंग ग्राउंड सरफेस इसमें होते हैं, कुछ रिमनेंट लो रिलीफ्स भी पाए जाते हैं। तो इरोजनल सरफेस को प्लानेशन सरफेस के भी नाम से जाना जाता है। और जो इरोजनल सरफेस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्लू होते हैं फॉर द डिनोडेशनल क्रोनोलॉजी। किसी एक लैंडस्केप की या किसी एक रीजन की अगर डिनोडेशनल क्रोनोलॉजी राइट करना है, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी कैसे डिनोट की ओवर द टाइम या जियोलॉजिकल हिस्ट्री में कैसे डिनोडेशनल प्रोसेस उस पर वर्क किए हैं और कौन लैंड फॉर्म, कौन सी कैसी ज्योमॉर्फिक साइकिल्स ऑपरेट हुई, इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सरफेस, जो इरोजनल सरफेस होते हैं। तो हम लोग जब देखेंगे डिनोडेशनल क्रोनोलॉजी, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इरोजनल सरफेस का। वो किसी एक स्थान का क्रोनोलॉजी बताते हैं कि कैसे वहाँ डिनोडेशनल प्रोसेस ऑपरेट हुई और कितने पेडी प्लेन्स बने, पेने प्लेन्स बने, और कैसे डिफरेंट सरफेस फॉर्मेशंस टेक प्लेस किए वहाँ पर ओवर द टाइम। और तो ये जो इरोजनल सरफेसेस होते हैं, दे आर रिजल्ट ऑफ ए सक्सेसिव सिक्वेंशियल चेंज इन द लैंड फॉर्म थ्रू द टाइम इन पास्ट साइकिल्स एंड सब साइकिल्स। तो किसी प्लेस पर जो इरोजनल सरफेस होते हैं, वो जो पास्ट में साइकिल्स और सब साइकिल्स ऑफ इरोजन ऑपरेट किए हैं, उनमें जो सिक्वेंशियल चेंजेस आए उनका रिजल्ट होते हैं। और इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है और डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट नाम दिया। जैसे कि पेडी प्लेन का, इसको एलसी किंग पेडी प्लेन बोलते हैं, और डेविस के टर्म में ये पेने प्लेन होता है, क्रिकमे के टर्म में ये पैन प्लेन होता है, वायरलैंड 1934 में, और फिर थॉमस ने इसको ईज प्लेन बोला। और ये डिफरेंट रीजन्स के सर्फेसेस की बात किया जा रहा है। जो इरोजनल सर्फेस जो होते हैं, दे आर नॉट लिमिटेड इन किसी एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में नहीं लिमिटेड होते हैं, रादर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द जोग्राफी ऑफ द अर्थ। तो हर एक जोग्राफी में पाए जाते हैं। और वहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं, जोग्राफिक प्रोसेस होते हैं, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया, स्लोप और लीनियामेंट, ढेर सारे स्ट्रक्चरल और मार्फोलॉजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। और डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट इरोजनल प्लेन्स होते हैं, और उन इरोजनल प्लेन्स के बनने के जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं या जो स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म होता है, दे आर डिफरेंट। तो इसलिए इनको डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। तो ईच प्लेन वायरलैंड ने बोला, फिर इसको ब्रायन ने क्रायो प्लेन बोला। तो ऐसे इरोजनल सरफेस जो पेरीग्लेशियल लैंड फॉर्म में बनते हैं या रीजन में बनते हैं, उन्हें क्रायो प्लेन बोलते हैं। और फिर स्ट्रिप्ड सरफेस पुडेन ने बोला। तो ये कुछ डिफरेंट नेम्स हैं: पेडी प्लेन एलसी किंग, पेने प्लेन डेविस, पैन प्लेन क्रिकमे, ईच प्लेन वायरलैंड, और क्रायो प्लेन ब्रायन ने बोला। अब और अगर ये देखा जाए तो ये क्या होते हैं कि जो इरोजनल सरफेस होते हैं, दे आर प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीट और इनकम्प्लीट साइकिल ऑफ इरोजन।
तो जो अगर कोई कंप्लीट साइकिल ऑफ इरोजन किसी कोई प्लेस है, इनिशियल प्लेस है, उस पर एक कंप्लीट साइकिल ऑफ इरोजन, या कोई माउंटेन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक माउंटेन ले लेते हैं, माउंटेन में कंप्लीट एक साइकिल ऑफ इरोजन कंप्लीट हुआ तो लास्ट में क्या देखते हैं हम लोग, पेनिप्लेन बनता है और मोनार्डनाक बनता है। तो एक सरफेस प्लेन बन गया जहाँ पर क्या है कि एक अनडुलेटिंग प्लेन है विथ सम लो रिलीफ्स के साथ, तो पेनिप्लेन जो बना, तो ये एक इरोजनल सरफेस है, ये एक इरोजनल सरफेस है। कभी कभी क्या होता है कि इनकम्प्लीट साइकिल होता है कि मैच्योर स्टेज में कोई इरोजनल सरफेस है और यंग स्टेज में है, और ड्यू टू डिजेनरेशन या फिर क्या कहते हैं साइकिल के शॉर्टनिंग से क्या होता है कि वो पहुंच गए किसमें, अपने ओल्ड स्टेज में पहुंच गए, तो वहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ इरोजनल सरफेस बनेंगे। तो ये प्रोडक्ट होते हैं कि साइकिल कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट साइकिल के भी प्रोडक्ट होते हैं। तो ये दे आर प्रोडक्ट ऑफ दिस कंप्लीट और इनकम्प्लीट साइकिल ऑफ इरोजन। दे रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल सरफेस इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ये स्ट्रक्चरल सरफेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक जगह का जो स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी है किसी सरफेस का, स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी मीन्स कि उसमें रॉक का लीनियमेंट कैसा है, रॉक की लिथोलॉजी कैसा है, रॉक के बिट का अरेंजमेंट कैसा है। तो कभी कभी क्या होता है इरोजनल सरफेस इन सब चीज़ों को बहुत एक्सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग एग्जांपल देंगे तो एक रॉक है जिसमें ऊपर रॉक जो है एक सॉफ्ट रॉक है, इनिशियली सॉफ्ट रॉक है, अंदर की जो रॉक स्ट्रेटा है उसमें हार्ड रॉक है। लेकिन सिंस की जो सरफेशियल मटेरियल है इट इज़ मेड अप ऑफ द सॉफ्ट रॉक, तो हार्ड रॉक बरीड है। लेकिन ओवर टाइम जब डिनोडेशनल प्रोसेस वर्क करते हैं तो सॉफ्ट रॉक जो होता है, जो सॉफ्ट रॉक होता है वो जल्दी से इरोड हो जाता है, जबकि हार्ड रॉक क्या होता है कि ये एक्सट्रूड करते हैं, दे कम आउट ऑफ सॉफ्ट रॉक और ये क्यूस्टा फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। तो हार्ड रॉक को कम इरोड कर पाते हैं तो इसलिए वो एक्सट्रूडेड होते हैं, और सॉफ्ट रॉक काफ़ी उनका इरोजन हो जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं काफ़ी नीचे तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। तो ये है इरोजनल सरफेस। अब देखते हैं कि इरोजनल सरफेस को आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो जो इरोजनल सरफेस के आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है बेसिकली ये जो डिवीजन मॉडल के एडवोकेट्स हैं या फिर डिनोमिनेशनल क्रोनोलॉजी पे जो बिलीव मॉडल को जो अडॉप्ट करते हैं किसी एक स्थान की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने के लिए, वो अटेम्प्ट करते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है क्योंकि आज जो इरोजनल सरफेस हैं ये जनरली उनको नियर द सी लेवल पाना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये तो टेक्टोनिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने क्या किया है कि या तो उनमें अपलिफ्टमेंट लाया है, सब्सिडेंस ला दिया है, या फिर अपवार्पिंग हुआ है। तो सिंपली यहाँ ये कहना है कि जो इरोजनल सरफेस होते हैं उनको क्या है कि सी लेवल पर नहीं पाया जाता है। दे आर जनरली फाउंड, ये तो अपलिफ्टेड फॉर्म में पाए जाते हैं या सबसाइडेड फॉर्म में पाए जाते हैं, या अप वार्पिंग के डिफरेंट जो टेक्टोनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं तो डिफरेंट शेप में हमको इरोजनल सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो डिफरेंट शेप में और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जो इरोजनल सरफेस होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और दूसरा चीज़ की पहली चीज़ तो एक टेक्टोनिक और स्टैटिक फोर्सेस, दूसरा भी सी लेवल जो होता है ये भी अपने आप में स्टैटिक नहीं होता है, सी लेवल में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो सी लेवल के चेंजेस के साथ साथ बेस लेवल में चेंज आता है, और जो इरोजनल प्रोसेसेस होते हैं वो और ज़्यादा इंटेंसीफाई होते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी मार्फोलॉजिकल चेंजेस लाया जाता है इरोजनल सरफेस में भी। तो और फिर कुछ जियोलॉजिकल कुछ टाइम का भी प्रॉब्लम है, जैसे कि जो पोस्ट क्वाटरनरी पीरियड के बाद के इरोजनल सरफेस हैं बहुत फुल्ली डेवलप नहीं हुए, ज़्यादा वो डेवलप ही नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम जो पोस्ट क्वाटरनरी पीरियड के इरोजनल सरफेस को आइडेंटिफाई किया नहीं जा सकता है क्योंकि वो फुल फ्लेज डेवलप ही नहीं हुए हैं। और टर्सरी पीरियड के इरोजनल सरफेस को पार्शियली आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्योंकि वो अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो टर्सरी पीरियड में इरोजनल साइकिल से स्टार्ट हुए वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए टर्सरी पीरियड के जो इरोजनल सरफेस हैं वो अभी पार्शली इरोजनल सरफेस में तब्दील हुए हैं। और अगर हमको फुल फ्लेज डेवलप्ड इरोजनल सरफेस अचीव कर जो पाए जाते हैं दे बिलोंग टू द प्री टर्सरी पीरियड, तो वो काफ़ी सब्सटेंशियल चेंजेज आए हैं उसमें उनके लैंड फॉर्म डेवलपमेंट में, उनके स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। इसलिए क्या कहते क्योंकि उनको काफ़ी लंबा पीरियड मिला है ये डिफरेंट जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को ऑपरेट होने के लिए, तो इसलिए वो काफ़ी अच्छे से एग्जिस्टेंस में आ गए हैं। तो क्या प्रोसेसेस हैं जो रिजल्ट करते हैं, किन प्रोसेसेस से डेवलप होता है इरोजनल सरफेस? तो एक इरोजनल प्रोसेस होते हैं, फिर डिपोजिशनल प्रोसेस होते हैं, टेक्टोनिक प्रोसेस होते हैं, और फिर सी लेवल चेंज में रिग्रेशन या ट्रांसग्रेशन होता है। इनका एक क्युमुलेटिव रिजल्ट होते हैं क्या,
इरोजनल सरफेस। तो बेसिकली सिंप्लीफाई किया जाए तो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के रिजल्ट होते हैं। तो इंडोजेनिक फोर्सेस में जैसे टेक्टोनिक चेंजेस आ गए, या कोई एडरप्ट इरप्शन हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो उससे साइकिल ऑफ इरोजन रुक जाती है, फिर काफ़ी लंबे समय बाद रीस्टार्ट होती है। तो ये क्या होता है कि चेंज लाते हैं इरोजनल प्रोसेस में। और दूसरा कि एक्सोजेनिक फोर्सेस वो क्या करते हैं, वो डिनोडेशनल प्रोसेस ऑपरेट करते हैं, और उससे क्या होता है कि इरोजनल सरफेस फॉर्म में आते हैं। तो टेक्निक्स क्या हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, हम लोग को तो पढ़ना नहीं है, बस आइडिया रखना है। कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आइडेंटिफाई किया जाता है इरोजनल सरफेस को, आइडेंटिफाई और डिटरमाइन किया जाता है। अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम और कर्व। तो इसके थ्रू क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमा ऑफ स्पॉट हाइट। तो किसी एक लैंडस्केप में जो स्पॉट हाइट होते हैं, मीन्स मैक्सिमम हाइट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर उनका कोरिलेशन किया जाता है, और उसके हिसाब से बताया जाता है कि इसमें कितने इरोजनल सरफेस पाए जाते हैं। फिर सुपर इम्पोज रिलीफ प्रोफाइल बना के और फिर फील्ड चेक करने की टेक्निक, इन तीनों टेक्निक को अडॉप्ट किया जाता है, जिससे इरोजनल सरफेस पता चलता है। अगर हम एग्जांपल देंगे तो इंडिया में जो बेलन बेसिन है, बेलन बेसिन में 4 इरोजनल सरफेसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो इसमें से बेसिकली 3 इरोजनल सरफेस, 3 स्पॉट हाइट्स मिलती हैं वहाँ पर। एक कैमूर सरफेस जो 427 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फिर पन्ना सरफेस 305 से 66 मीटर की ऊंचाई पर। रीवा सरफेस 240 मीटर की ऊंचाई पर। और फिर जो अभी रिसेंट जो फॉर्मेशन अभी हुए हैं, इनके भी कुछ इरोजनल सरफेस फुल्ली तो डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन पार्सली डेवलप हुए हैं, वो ट्रांस गंगा यमुना सरफेस के फॉर्म में। तो ये इरोजनल सरफेस हैं। तो कुछ इरोजनल सरफेस में मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं, तो एक तो एज ऑफ सरफेस। तो एज ऑफ सरफेस ये डिटरमाइन करती है कितना लंबा डिनोडेशनल प्रोसेस उस पर हुआ है। तो काफ़ी लंबा समय होता है तो काफ़ी एक्सटेंसिव इरोजनल प्रोसेसेस या डिनोडेशनल प्रोसेस ऑपरेट होते हैं। तो काफ़ी एक्सटेंसिव और वेल डेवलप्ड इरोजनल सरफेस डेवलप होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं टर्सरी पीरियड में बहुत पार्सली डेवलप्ड इरोजनल सरफेस मिलते हैं, और क्वाटरनरी पीरियड के तो जो इरोजनल सरफेस हैं वो तो डेवलप ही नहीं हुए हैं। तो प्री टर्सरी पीरियड के जो इरोजनल सरफेस हैं वो फुल्ली डेवलप हुए हैं, क्योंकि उनको एक लंबा पीरियड मिला है जो ज्योग्राफिक प्रोसेस हैं ऑपरेट होने के लिए, तो फुल्ली डेवलप्ड हैं। फिर थिकनेस ऑफ लेटर डिपॉजिट। तो जो लेटर डिपॉजिट है, कोई एक रॉक है, अगर रॉक पहले कोई सरफेस था, उस पर कोई दूसरा सरफेस लाई हो गया, तो अगर ज़्यादा थिक है तो दूसरा साइकिल ऑपरेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। फिर हार्डनेस ऑफ रॉक। तो रॉक जितना हार्ड होगा उतने रिलीफ फॉर्मेशन में चेंजेस उतने स्लो आएंगे। और फिर स्पेसिंग ऑफ स्ट्रीम पर डिपेंड करता है। जितना डेंस ड्रेनेज पैटर्न होगा और जितनी डेंस स्पेसिंग होगी रिवर की, तो उतना ज़्यादा इंटरसेक्शन होगा, उतना ज़्यादा इरोजन होगा, उतना ज़्यादा सरफेस इरोजन होगा, तो उससे और ज़्यादा इरोजनल सरफेस बनेंगे। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो ओल्डर इरोजनल सरफेस होते हैं उनमें मॉडिफिकेशंस ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। तो ये था कि आइडेंटिफाई करना, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इरोजनल सरफेस को। तो अगला इसमें जो है इरोजनल सरफेस को डेटिंग कैसे किया जाता है। तो कई मेथड्स हैं। तो पहला कोरिलेशन मेथड है। कोरिलेशन में क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में की जो रिलीफ फीचर्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर इरोजनल सरफेस के जो रिलीफ फीचर्स हैं, और किसी दूसरे प्लेस के इरोजनल सरफेस के रिलीफ फीचर से कोरिलेशन करते हैं, और उस कोरिलेशन से आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो इन कोरिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइट कोरिलेशन किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो डिफरेंट रिमनेंट हैं इरोजनल सरफेस पे, उनके समिटल लेवल को इंक्लूड करते हैं और उन पे कंसिडरेशन करते हैं कैसे वो फॉर्म हुए हैं। तो हाइट कोरिलेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल देखें, तो अगर हम इरोजनल सरफेस की बात करें रांची प्लेटू, तो वहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में यूज किया गया है हाइट कोरिलेशन को, वहाँ पर इरोजनल सरफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो रांची प्लेटू है वो उसका प्लेनेशन होता है और जूरासिक पीरियड में। फिर क्रिटेशियस पीरियड में क्या होता है कि क्रिटेशियस पीरियड में जो लावा फ्लो होता है उसके वेस्टर्न पार्ट में स्प्रेड करता है, और जो टर्सरी अपलिफ्टमेंट हैं उससे क्या होता है कि रिजुवनेशन होता है और पार्टलैंड डेवलप होते हैं।
तो ओवर द टाइम क्या होता है कि उस पर पॉटलैंड पे रिवर्स डेवलप होते हैं, ट्रिब्यूटरीज डेवलप होती हैं, और उससे काफ़ी उसका सेगमेंटेशन हुआ, और वहाँ पर मेसाज और बेट हो गए, मेसाज और बट हो गए, और इनका जब हाइट कोरिलेशन पाया जाता है तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये एक इरोजन सरफेस के फॉर्म में चेंज हुए हैं। फिर दूसरा जो, तो पहला क्या मेथड था, पहला कोरिलेशन मेथड था, और दूसरा मेथड है कि जियोलॉजिकल कन्फॉर्मिटी। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, जियोलॉजिकल कन्फॉर्मिटी क्या होती, अनकन्फॉर्मिटी क्या होती है, कोई रॉक फॉर्मेशन हो रहा है और काफ़ी लंबे पीरियड का एक गैप आता है, उसके बाद दूसरा रॉक फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर, तो एक अनकन्फॉर्मिटी पाई जाती है, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं पाया जाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर ओवर एरिया। तो किसी एक एरिया में जो रॉक स्ट्रक्चर को डेवलप होता है उसमें जो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पाया जाता है रॉक फॉर्मेशंस का, वो नहीं मिलता है। तो उसे बोलते हैं कि उस प्लेस कि जिन दो रॉकों के बीच में, जिन दो रॉक फॉर्मेशंस के बीच में काफ़ी लंबा गैप मिलता है उनके फॉर्मेशन हिस्ट्री में, तो उसे बोला जाता है कि जियोलॉजिकल अनकन्फॉर्मिटी है वहाँ पर। तो अनकन्फॉर्मिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्या इरोजनल सरफेस। फॉर एग्जांपल कोई एक इरोजनल सरफेस है और उस पर क्या होगा, ओवर द टाइम वहाँ पर डिपोजिशन होता है, और जो इनिशियल इरोजन सरफेस था इट गॉट बरीड अंडर डिपोजिशन, सरफेशियल डिपोजिशन बरी हो गया। फिर क्या होता है कि उनका रिजोनेशन होता है या कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो डिनोडेशनल प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, और डिनोडेशनल प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल मैनर में ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका मिड एरिया है, यहाँ पर इरोजन हो चुका है, और जो अंडरलाइंग इरोजनल सरफेस है वो एक्सपोज हो चुकी है। तो जिन एरियाज़ में ऊपर डिपोजिशनल सरफेस, जो नया वाला सरफेशियल डिपोजिट था, जिन एरियाज़ में इरोजनल सरफेस के ऊपर डिपोजिशनल सरफेस है या सरफेशियल डिपोजिट्स हैं, वहाँ पर डेटिंग करना, स्पेशली उनके डेट को आइडेंटिफाई करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर रॉक्स नहीं हैं। तो बेसिकली ये टेक्निक्स हैं किसके, ये टेक्निक्स हैं डेटिंग का, कैसे डेट किया जाए कि किस पीरियड में बिलोंग किए। तो हाइट को रिलेशन से कि उस पर्टिकुलर हाइट पे ये है और ये इस टाइम में बना था, तो उस हाइट से बिलोंग करते हुए दूसरे स्ट्रक्चर का भी सेम टाइम पीरियड रहा होगा। और फिर जियोलॉजिकल अनकन्फॉर्मिटी में भी कि अब यहाँ पर अनकन्फॉर्मिटी है, तो इस प्लेसेस की हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करना कब बना था वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है वो गड़बड़ा गया यहाँ पे। और जहाँ पर अब भी सरफेशियल डिपोजिट्स हैं वहाँ पर जियोलॉजिकल कंटिन्यूटी की बेसिस पे या कन्फॉर्मिटी की बेसिस पे डेटिंग किया जा सकता है। तो अगला जो प्रोसेस है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता, डेटिंग किया जाता है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंटेशन इन अनदर एरिया बट क्लोज टू द कंसर्न एरिया। फॉर एग्जांपल ये कोई एक अपलैंड था और इरोजन होता है, तो फाइन पार्टिकल्स और फिर क्या कहते हैं बोल्ड पार्टिकल्स, उनका एक सीक्वेंस डेवलप होता है, और उन सीक्वेंस की डेटिंग करके हम लोग डेटिंग कर सकते हैं कि इरोजन सरफेस कब बना था। फिर ड्रेनेज पैटर्न भी डिटरमाइन करता है कि क्या मोड ऑफ ओरिजिन रहा है किसी इरोजन सरफेस का, और रेडियो कार्बन डेटिंग सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है डेटिंग करने का। तो जो इरोजन सरफेस की डेटिंग के 4-5 मेथड, कोरिलेशन, हाइट कोरिलेशन, जियोलॉजिकल अनकन्फॉर्मिटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सेडिमेंटेशन, और ड्रेनेज पैटर्न, और रेडियो कार्बन डेटिंग। तो ये हो गया हम लोग का इरोजनल सरफेस।